वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज से मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले अपना पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गाइस हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में एंड इनफैक्ट इस पूरी बुक के अंदर हम पढ़ने वाले कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी है और कैसी चल रही है। तो सब कुछ जानने से पहले आज इस चैप्टर के नाम को समझो, इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमें कब मिली? इंडिपेंडेंस हमें मिली 15 अगस्त को। तो ये सोच के लगता है इस चैप्टर के नाम को कि ठीक है हम जो है अपने इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में, कि भैया इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी कैसी रही। बट नहीं, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ये नहीं पढ़ेंगे हम कि बाद में कैसी रही हमारी इकोनॉमी। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तुमने सुना है कि जो हमारा भारत था वो एक सोने की चिड़िया था। इतने बड़े बड़े एम्पायर्स थे हमारे यहाँ पे, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर एंड सो ऑन। ठीक है, इतना ज्यादा हमारी कंट्री का रेवेन्यू जनरेशन होता था, हमारे यहाँ इतना अच्छा एग्रीकल्चर था, तो हमारी कंट्री काफी अच्छी खासी थी। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी और उसे तहस नहस कर दिया। लूट लूट के अपने देश को इन्होंने आबाद कर दिया। तो यही चीज आपको यहाँ पे अब हम इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ेंगे कि इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट दिया था, कितना बुरा इंपैक्ट दिया था। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। एग्रीकल्चर कैसा रहा, इंडस्ट्री कैसी रही, फॉरेन ट्रेड कैसा रहा, ये चीजें हम जानने वाले हैं। एंड लास्ट में हम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड्स हो गई और क्या हो गया, डैम वगैरह जैसे होते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, जैसे पोस्टेज हो गया, डाक हो गया। ये सब चीजें ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसी थी। कभी कभी हम कहते हैं ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, तो आप उसके अंडरनीथ भी इनका हिडन मोटिव जानोगे कि अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रेलवेज बनाई, पोस्टल सिस्टम हमारे यहाँ पे आया, तो वो भी इनका एक सेल्फिश रीजन की वजह से ही था। तो मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया है चैप्टर का। हम इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो क्या पढ़ना है हमें इस बुक के अंदर? हम पूरी इंडिया की इकोनॉमी पढ़ेंगे और पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के दौरान हमारी इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, और ब्रिटिश रूल का क्या इंपैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 सालों तक रूल करा और बैटल ऑफ प्लेसी के बाद में, अब ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, सीयूईटी में आएगा। तो हर बच्चे ने कमेंट में बताना है कब ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, बैटल ऑफ प्लेसी कब हुई थी, ये तुम लोग मुझे बता दो। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तो इनका मेन एक ही अंडरनीथ इनका मोटिव था, वो था इंडिया को एक्सप्लॉइट करना और हमारी कंट्री को यूज करना एक रॉ मटेरियल के सप्लायर की तरह एंड फिनिश गुड के जो है कंज्यूमर की तरह। देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारी कॉटन है, ठीक है, अगर मैंने अपनी कंट्री में बहुत सारी कॉटन उगा ली तो मेरे लिए क्या है, मैं उस कॉटन से टॉप बना सकती हूँ, शॉर्ट्स बना सकती हूँ, जैकेट बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें बना सकती हूँ। तो ये लोग क्या करते थे, कॉटन उगाते थे हमारी कंट्री के अंदर और फिर वो सारी कॉटन ले जाके अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, इनके यहाँ ब्रिटिश के अंदर ना, अगर आप यूरोप देखो तो इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो गया था। 17-18 सेंचुरी में इनके यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती थी और जिस कंट्री में इंडस्ट्री है वो तो चलेगी ही बढ़िया, उसकी तो कमाई होगी ही बढ़िया। तो इन लोगों ने क्या करा, हमारे यहाँ से इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए रॉ मटेरियल का सप्लायर हमारे को बना दिया। हमारे से कॉटन लेते थे, खरीदते थे, ठीक है, कम रेटों पे, और वहां ले जाते थे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के अंदर। वहां पे इनके यहाँ हैंडलूम और इलेक्ट्रिक रूम, पावर लूम, इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, वहां बनाते थे शर्ट पैंट पजामा सब बनाएंगे। फिर वो सारे कपड़ों का क्या करेंगे, यहाँ इंडिया की मार्केट में लाके उसको बेचेंगे। फिर हमारे यहाँ इंडिया के लोग इनके बनाए हुए कपड़े खरीदते थे, क्योंकि अब ये फैक्ट्री में बनाते थे तो वो सस्ता होता था। तो इनका सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था। पहले हमारे से रॉ मटेरियल लिया और फिनिश गुड भी हमारे यहाँ लाकर ही बेच दिया इन्होंने। इससे हमारी कंट्री का क्या नुकसान हुआ, हमारी कंट्री में तो कोई इंडस्ट्री लगी ही नहीं, हमारे यहाँ के लोगों पे तो जॉब हो ही नहीं पाती थी, सब एग्रीकल्चर में पड़े रहते थे क्योंकि इंडस्ट्री थी नहीं। इंडस्ट्री तो इनकी होती थी, यहाँ का सामान लाके बेचता था। और हमारे यहाँ पे खादी का कपड़ा बनता था, जो चरखे पे हैंडलूम होता है, वो काफी महंगा होता था और इनके फैक्ट्री वाले प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते थे। तो जो हैंडलूम भी थी हमारे यहाँ, जो खादी का कपड़ा भी होता था, वो भी फिर अब लोग नहीं खरीदते थे कि भैया ये बहुत महंगा, ब्रिटिशर्स वाला खरीद लेते हैं, वो सस्ता है। तो इससे इकोनॉमी और गिरती गई और बुरी होती रही। तो चलो पढ़ते हैं क्या हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी पे करा था, क्या क्या इंपैक्ट था। ठीक है, तो अभी पहले पढ़ते हैं हम लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि चलो ब्रिटिशर्स से आने से पहले, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि सोने की चिड़िया था हमारी कंट्री, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी। और ये जो नोट्स है मैंने प्रॉपर NCERT
और जो हमारी रेफरेंस बुक्स होती है ना इकोनॉमिक्स की, तो उनमें से देख के मैंने नोट्स आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिए हैं। ये नोट्स और बाकी सभी नोट्स, आई टीच इंग्लिश ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो, पॉलिटिकल ऑल्सो। तो और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, फिजिकल एंड इको, ऑल द सब्जेक्ट्स। तो सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसका नाम है सिमरन सहानी नोट्स, ठीक है। तो उस पर आपको मिल जाएंगे। मैंने गूगल ड्राइव जो है के फोटो फॉर्मेट्स वहाँ पे लगा दिए हैं। वहाँ से जाके आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करोगे एंड यू विल गेट द नोट्स। तो वो जाके आप जो है फॉलो कर लो मुझे उस आईडी पे, प्राइवेट अकाउंट है वो, कुछ हम रील वील नहीं अपलोड होती है वहाँ, बस नोट्स आते हैं आपके, ठीक है। ये बात हो गई नोट्स की। और एक मेरा सेकंड चैनल भी है सिमरन सहानी क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़। तो उस पर मैं इकोनॉमिक्स के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो अगर आप कॉमर्स के भी तो भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो इको के हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, मैक्रो के, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो सब उस सेकंड चैनल पे करने वाले हैं। डन। तो उसका भी मैंने लिंक लगा दिया। तो चाहे आप कॉमर्स की भी हो, आप वो ह्यूमैनिटीज़ वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो करना ही है, क्योंकि जो प्रैक्टिस होगी हमारी, यहाँ चैप्टर पढ़ा दूंगी, क्वेश्चन भी तो करने हैं, वो वहाँ होने वाला है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। अब हम वापस आते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल कैसी थी। अभी एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। मैंने तो तुम्हें एक सिंपल लाइन बताया ना कि बहुत अच्छी थी, अब अच्छी कैसी थी ये पढ़ते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी और प्रॉस्परस थी जब ब्रिटिशर्स हमारे पे राज करने नहीं आए थे। उससे पहले हमारी इकोनॉमी काफ़ी प्रॉस्परस थी, अच्छा खासा हमारे ट्रेड लिंक्स थे, अच्छी खासी हमारी कमाई होती थी। अगर आज के महीने में कहें हम जीडीपी तो सही रहती होगी, तब हमारी जीडीपी बढ़िया प्रॉस्परस हमारी इकोनॉमी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल। उस समय पे एग्रीकल्चर ही हमारा मेन लाइवलीहुड था, यानी कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या काम करते थे, खेती ही करते थे, एग्रीकल्चर मेन था। मैन्युफैक्चरिंग होती थी बट बहुत स्मॉल होती थी, बहुत छोटे रूप में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, मतलब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी हमारे यहाँ, छोटी मोटी होती थी। किस किस चीज़ की होती थी? कॉटन, टेक्सटाइल की, मेटल वर्क की। मेटल वर्क होता है जैसे गाइस सोना हो गया, चांदी हो गया, और भी। तो हमारे यहाँ की ना प्रेशियस ज्वेलरी बनाना, जैसे सुनार ने ज्वेलरी बनाई है या कुछ ऐसी चीज़ें और मेटल की चीज़ें, इनका बहुत डिमांड होती थी। मतलब बाहर के देश से बड़े बड़े एम्पायर से राजा महाराजा लोग, नॉर्मल एलाइट्स, एरिस्टोक्रेसी, हमारे यहाँ के गहने, हमारे यहाँ के कपड़े, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते थे हमारे इंडिया के कारीगर, तो वो हमारा बहुत एक्सपोर्ट होता था, उसकी इंडस्ट्री हमारे यहाँ भी थी। तो मतलब हम ना काफ़ी फेमस थे कि भैया काम करेंगे तो एक टॉप क्वालिटी का काम करता है इंडिया का एक कारीगर। तो कॉटन, टेक्सटाइल की, मेटल वर्क की और प्रेशियस स्टोन की, जैसे रूबी, पन्ना, डायमंड्स, ये जितने भी हमारे प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, इसका हमारा कुछ हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, इनकी चीज़ें बना के भी। तो यही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे थी। या आपको बैम्बू की बास्केट बनाना, ये सब ये हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ चलता था। इस लेवल की इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी हमारे यहाँ पे, बट फिर भी एग्रीकल्चर से ही हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी। वर्ल्ड मार्केट में अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा है कि इंडिया का नाम था फॉर फाइन क्वालिटी एंड सुपर क्राफ्टमैनशिप। फाइन क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी, क्राफ्टमैनशिप मतलब होता है कारीगरी। कारीगरी काफ़ी फेमस थी हमारी कि बहुत बढ़िया है इंडिया के कारीगर। इंडिया हैड अ गुड एक्सपोर्ट रेप्यूटेशन बिफोर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सपोर्ट मतलब होता है, बीओपी में पढ़ा है ना, कंट्री से गुड्स को बाहर बेचने को हम कहते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जब आपकी कंट्री से बाहर पैसा जाएगा, मतलब गुड्स जाएंगे, तो पैसा आपके पास आएगा और आप बनोगे अमीर कि आपने बाहर के देश को जो है क्या बेचा, सामान बेचा। और तब तो अब तो पुराने ज़माने की बात है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अब क्या है, जितना एक्सपोर्ट है जाएगा उतना फॉरेन एक्सचेंज। तो फिर भी अगर हम देखें, हम कुछ बेच रहे हैं, वहाँ से सोने के सिक्के आ रहे हैं या जो भी करेंसी उस समय पे एक्सेप्ट होती थी, तो हमारी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता था। रॉ मटेरियल भी करते थे और ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह भी हम करते थे एक्सपोर्ट। एक बॉक्स 1.1 दिया है जहाँ पे आपको प्रूफ दिया है कि इंडिया के जो कपड़े थे, जो हैंडीक्राफ्ट था, वो कितना फेमस था। मसलिन का हमें दे रखा है, डकाई मसलिन। डकाई मसलिन क्या हुआ? ढाका। बांग्लादेश में ना ढाका, बट पहले तो सब इंडिया ही था। तो यहाँ पे जो मसलिन यानी कि मलमल का कपड़ा बनता था, कॉटन की एक वेराइटी होती है, वो इतना फेमस था कि बाहर से जब लोग ट्रैवलर्स आते थे चाइना से, इधर उधर से, वो कहते थे कि ये मलमल खास है, यानी कि ये इतना महंगा है, इतनी फाइन क्वालिटी का है कि इसे रॉयल्टी शाही लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। डन। एक और आपको एनसीईआरटी में गाइस एक बॉक्स में बता रखा है कि ब्रिटिशर के कुछ लोग ऐसे कहते थे कि अगर कोई, ऐसे ब्रिटिशर ने खाली इंडिया पे थोड़ी राज करा था, और भी बहुत सारी जगहों पे ये राज करे थे। वो कहते कोई और कॉलोनी अगर हमारी छुट गई तो कोई बात नहीं, बट अगर इंडिया ने हमारी कॉलोनी छुट गई, यानी कि अगर भारत को इन्हें छोड़ के जाना पड़ा, तो इनका सूरज ढल ही जाएगा ब्रिटिश एम्पायर का, कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये, सबसे ज़्यादा लूट ये हमें ही रहे थे। डन। चलो अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे कैसी पॉलिसीज लगाई थी और उसका हमारे पास क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनका एक ही एम था, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन कंट्री। अगर कोई आपसे पूछे ब्रिटिशर ने इंडिया में आके क्या करा,
तो उन्होंने प्रोटेक्शन करा। प्रोटेक्शन मतलब क्या, अब प्रोटेक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपका अच्छा ही हो। और प्रमोशन मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हो तो आप प्रमोट होते हो ना, तो प्रमोशन भी एक अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने प्रोटेक्शन और प्रमोशन हमारे यहाँ पे रह के करा, किसका, अपनी कंट्री का, अपनी कंट्री की इंडस्ट्री का। ये नहीं इंडिया में हो तो इंडिया में इंडस्ट्री लगा दो, नहीं, वहाँ अपनी कंट्रीज की इंडस्ट्री को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया हमें, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। कॉटन हमारे यहाँ से लेके गए एंड देन ब्रिटिश के फिनिश गुड जो वहाँ फैक्ट्रियों में बनते थे उसे यहाँ लाके हमारी मार्केट में डंप करते थे सस्ते रेटों पे। हमारे लोग भी उसे खुशी से खरीद लेते थे या ना खुश होकर भी खरीदते थे, क्योंकि गरीबी थी, पैसा नहीं था, तो ब्रिटिशर का सामान सस्ता होता था, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट महंगा होता था, तो वो ब्रिटिश वाला ही उन्हें मजबूरी में खरीदना पड़ता था। ठीक है, तो इस वजह से हमारे यहाँ जो हमारी इकोनॉमी थी उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही बदल गया। कहाँ हम इतना एक्सपोर्ट करके पैसा कमाया करते थे, अब हम लोग एक कॉलोनियल इकोनॉमी बन गए थे, डिपेंडेंट एंड बैकवर्ड। डिपेंडेंट हो गई इकोनॉमी, ब्रिटिशर्स ही अपनी मर्जी से चला रहे थे, और बैकवर्ड धीरे धीरे हम बनते रहे। लोकल इंडस्ट्रीज को इन्होंने धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इतने चालू थे ब्रिटिशर, ये जो थोड़ी बहुत मैंने आपको इंडस्ट्रीज भी बताई है ना हमारी थी, प्रेशियस स्टोन की, क्लॉथ की, मसलिन की, वो इन्होंने धीरे धीरे इन्हें भी गायब करना शुरू कर दिया। ये चाहते थे इंडिया में इंडस्ट्री बचे ही ना, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो एक कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है। एंड दे डिडंट वांटेड कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो, इन्हें बस हमारा रॉ मटेरियल और हमारी रिसोर्सेज को लूटना था और हमें लाके अपने बाजार, हमारे बाजारों को यूज़ करना था अपना सामान बेचने के लिए। डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कभी कोई कोशिश भी नहीं करी कि ये हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें, बट फिर भी हमारे यहाँ के कुछ इकोनॉमिस्ट ने नेशनल इनकम को जो है एस्टिमेट करा था। इन पांचों का नाम आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबॉय, फिंडले शिराज, VKR राव और RC देसाई। खुद से इन्होंने जो है कोशिश करी कि इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें ब्रिटिश रूल के दौरान कि कैसी है हमारी नेशनल इनकम। तो जो आपको अगर मैं बताऊं कि जो आंसर मिला हमें नेशनल इनकम का, वो इतने एक्यूरेट हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है ना, तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही नहीं थी, तो जैसे तैसे करके इकोनॉमिस्ट ने खुद से करी, तो उनका एक्यूरेट इतना रिजल्ट नहीं था। सबसे एक्यूरेट रिजल्ट माना जाता है VKR राव का, सॉरी। तो इनका नाम आप याद रख लो, CUET में 1 मार्कर में जरूर ये क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, अब हमारे को की फाइंडिंग क्या मिली थी कि हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही थी। तो रियल आउटपुट ग्रोथ जो था हमारा लेस देन 2% पर ईयर था, यानी कि इकोनॉमी कितनी बढ़ती थी, लेस देन 2% बढ़ती थी एक साल में, यानी कि बिल्कुल ही कोई ग्रोथ नहीं था। एंड पर कैपिटा आउटपुट था हमारा ओनली 0.5% ग्रोथ पर ईयर, यानी कि खाली 0.5% ग्रोथ हो रही थी पर ईयर की, मतलब बिल्कुल नील, कोई बड़ा बैकवर्ड ही हो रहे थे हम, बढ़े तो रह ही नहीं रहे थे हमारे आगे कंट्री के लोग, हम लोग बहुत स्लो और जो है बहुत बैकवर्ड जाना शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम तीनों ही चीज़ों को पढ़ेंगे। देखो, एक कंट्री की इकोनॉमी किस चीज़ से बनती है, एक उसके एग्रीकल्चर से, दूसरी उसकी इंडस्ट्री से, तीसरे उसके फॉरेन ट्रेड से। तो अब हम तीनों ही चीज़ों को पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी इंडस्ट्री कैसी थी, हमारा एग्रीकल्चर कैसा था और हमारा क्या बोला मैंने, फॉरेन ट्रेड कैसा था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश का रूल। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में सबसे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, तो ब्रिटिशर्स आए तब भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही होता था ज़्यादा। इंडिया रिमेन्ड एग्रीरियन 85%, 1 मार्कर क्वेश्चन जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो। 85% हमारी पॉपुलेशन की डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, बट एग्रीकल्चर स्टैग्नेट। अब भैया इतने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अमीर हो जाओ ना एग्रीकल्चर से, इतने लोग जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बढ़ावा मिले ना एग्रीकल्चर को, वो भी नहीं मिल पाता था। एग्रीकल्चर हमारा स्टैग्नेट मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि एक साल में कह रही हूँ 10,000 लोगों ने काम करा फील्ड पे, तो भी मैंने कहा कि 10,000 किलो वीट निकला। बिल्कुल अजीब सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तुम समझ लो। फिर भी अगले साल मैंने आपको कहा कि भैया 20,000 लोगों ने, खेत भी बढ़ गए हमारे, उससे भी ज़्यादा जगह पे काम करा, तब भी 10,000 किलो ही हमारा अनाज निकला। तो क्या कुछ फ़ायदा हुआ, हम तो नुकसान में। लोग भी ज़्यादा काम करें, खेत भी बढ़ा दिए, तब भी हमारी जो है यील्ड नहीं निकल रही है, ज़्यादा गेहूँ निकल के नहीं आ रहा। तो क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी, टेक्नोलॉजी बेकार, बारिश कभी नहीं आई तो फसल खराब हो गई, ऊपर से रेवेन्यू पे करना होता था, फार्मर बेचारा परेशान रहता था हर समय। तो बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारे एग्रीकल्चर में, और वो कभी भी ये ब्रिटिश सरकार सही करने की कोशिश ही नहीं करती थी। अब ये मैंने तुम्हें हिंदी में बता दिया, अब हम इकोनॉमिक टर्म्स में पढ़ते हैं। पहला रीज़न था व्हाट वाज द कॉज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये ब्रिटिश रूल के टाइम की बात है जब ब्रिटिशर हमारे पे राज कर रहे थे।
तो ये आंसर एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन माइंड मीटू से, तो इसको नोट डाउन करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए, वैसे मैं नोट अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज जो सेकंड चैनल पे होगी तब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी, बट अब भी ध्यान में रखो, और जो इन इंस्टाग्राम के नोट्स है उसमें तो आपको सब मिल ही जाएगा। डन। चलो, तो ज़मींदारी सिस्टम सबसे पहला रीज़न था जिसकी वजह से हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर बेकार हो रहा था। ज़मींदारी सिस्टम मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू। अब ये होता था, ये एक ज़मीन है, तो जितनी भी ज़मीनें होती थी ना गाइस हमारे इंडिया की उस समय पे, वो किसकी थी, ब्रिटिश सरकार की थी। ये ज़मीन है, ये इसका ओनर कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, ज़मींदार रख दिए, यानी कि लैंडलॉर्ड रख दिया, और उनने इस ज़मीन की जो राइट है वो इसको दे दिया ज़मींदार को, कि आज से ये ज़मीन तेरी, ठीक है। अब वो जो ज़मींदार है वो, उसको तो खेती करनी नहीं आती, वो कोई खेत में जाके हल थोड़ी चलाएगा, ये थोड़ी बीज बोएगा। तो ये क्या करता था ज़मींदार, ये एक फार्मर को ढूंढता था, ठीक है, और वो इसको, ये फार्मर को अपनी ज़मीन दे देता था। ज़मींदार कहता था तू इसको रख ले, यहाँ पे बीज बो, खेत में तुम अपनी पूरा हल वल चलाओ, और यहाँ पे मेरे को जो है क्रॉप उगा कर आप दे दो, और उस क्रॉप को बेच दो, ठीक है। तो जैसे इस फार्मर ने यहाँ पे 10,000 किलो अगर वीट उगा लिया, तो उसको जो है वो कह देता है कि तू इस क्रॉप को बेच दियो, इसमें से जो है बेच के सब पैसा तुझे अपने पास रखना है, बट मुझे एक फिक्स्ड रेवेन्यू है वो तुम्हें मुझे दे देना है। इसको हम कहते थे हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस करा था ब्रिटिशर ने अंडर द ज़मींदारी सिस्टम। मतलब क्या हुआ, स्पेशली ये शुरुआत हुई थी इसकी बंगाल प्रेसिडेंसी से, कि जितनी भी ज़मीन है वो थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स ने आगे पास करी ज़मींदार को। अब ज़मींदार खुद तो खेती करेगा नहीं, तो ज़मींदार ने ये ज़मीन दे दी फार्मर को कि अब तेरी है ये, आज से, मतलब प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं होती थी बट काम करने के लिए होती थी। अब से काम तुम यहाँ करोगे, बीज बो, फसल उगाओ, फसल को काटो और बाजार में बेचो, और जो तुम्हें प्रॉफिट हुआ तो रख लेना, नहीं हुआ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो ये रेवेन्यू है, ये तुम्हें मुझे देना ही देना है। जैसे मैंने तुम्हें कह दिया कि भैया मैं तुम्हें ये जगह ज़मीन दे रही हूँ, तुम यहाँ पे फसल उगाओ, अगर प्रॉफिट हुआ तो रख लेना, नहीं हुआ तो नुकसान भी तुम्हारा। मैंने तो तुमसे 10,000 रुपये लेने हैं महीने के एंड में, तो मैं लेकर ही रहूँगी, चाहे तुम्हारा प्रॉफिट 2 रुपये का हुआ हो, या 2,000 रुपये का हुआ हो, या फिर 20,000 रुपये का हुआ, आई डोंट केयर, मेरे को मेरे 10,000 रुपये चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी ज़मीन पे काम करा। इस टाइप का ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था। अब क्या होता था, हर बार ही फार्मर की प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि फार्मर तरीके से अपनी क्रॉप उगा ले या फिर उसको प्रॉफिट कमा ले, नहीं, बहुत कम ऐसे चांसेस होते थे। कभी बारिश नहीं आती थी, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं था ना, वो इरिगेशन सिस्टम अच्छा, कभी बारिश नहीं आई, कभी सूखा पड़ गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, पेस्ट अटैक हो गया, किसी वजह से फसल ख़राब होती थी, और शायद ही कभी फार्मर ने तो कोई प्रॉफिट कमाया हो। और यहाँ ये ज़मींदार सर पे आ जाता था कि भैया रेवेन्यू दो, महीने के एंड में, साल के एंड में रेवेन्यू दो, रेवेन्यू दो। फार्मर की तो कोई कमाई हुई नहीं, वो रेवेन्यू कहाँ से दे, वो कह रहा है 10,000 रुपये मुझे दो, वो कह रहा है मैंने तो 2 रुपये भी नहीं कमाए, मैं कहाँ से 10,000 रुपये दूँ, और ज़मींदार उसका सुनता भी नहीं था। अब तुम कहोगे ज़मींदार तो बहुत गंदे हैं, सोचे तो फार्मर की भी प्रॉब्लम है, सोचो महीने में एक बार ही उसको रेवेन्यू नहीं दे पा रहा वो, तो उसकी प्रॉब्लम समझ लो ना, उसको एग्जेम्प्ट कर दो, नहीं एग्जेम्प्ट भी नहीं करते थे। अब ज़मींदार भी बहुत गंदे नहीं होते थे, ज़मींदार के ऊपर भी ऊपर ब्रिटिशर से एक तलवार लटकी होती थी उनके सर पे। ब्रिटिशर उन्हें कहते थे अगर तुमने हमें रेवेन्यू टाइम पे लाके नहीं दिया, तो ये जो हमारी ज़मीन हमने तुम्हें दी थी ना, और तुमने आगे फार्मर को दिया, ये हम किसी और ज़मींदार को दे देंगे। तो ज़मींदार भी इसलिए बहुत क्रूअल रहते थे कि भैया हमें तो रेवेन्यू अपना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी लीनियंसी फार्मर के साथ दिखाएंगे, उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी ज़मीन उनसे छीन लेगी। तो ऐसे जकड़ा था इन्होंने हमारी सोसाइटी को, हमारे एग्रीकल्चर को, कि फार्मर तो बेचारा ऐसे जैसे चक्की पिसती है ना, वो पिसते ही रहते थे, कभी प्रॉफिट होता ही नहीं था उनको, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ज़मींदारी सिस्टम समझा दिया है, अब इसको हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। डन। तो स्पेशली ज़मींदारी सिस्टम की वजह से हमारा जो है बहुत बैकवर्ड हो रहा था एग्रीकल्चर। प्रॉफिट वेंट टू ज़मींदार्स नॉट फार्मर। और मैंने कहा कभी अगर प्रॉफिट हो भी, जैसे 10,000 रुपये फार्मर ने कमा लिए, होता नहीं था ये, मैंने कहा 10,000 रुपये उसने कमा लिए, ठीक है, उसमें से मैंने कहा 3,000 का उसका प्रॉफिट हुआ, तो वो उसके पास नहीं रहेगा, वो जाएगा ज़मींदार के पास। अब ज़मींदार उसमें से रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देगा, और जो पैसा बचा है उसमें से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या करोगे, अपने इनपुट्स पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। मैं कह रही हूँ मेरे पास बहुत सारा पैसा आया, तो मैं क्या करूँगी कि यार मैं अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लूँ, या अगर मेरा काम है, मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ, तो मैं कहूँगी मैं अच्छा कैमरा खरीद लूँ, मैं अच्छा माइक खरीद लूँ, अच्छा स्टूडियो बना लूँ, इन्वेस्ट कर लूँ, जिससे आगे मेरी वीडियो अच्छे बने। एक ऐसे ही तो सोच होती है बिजनेसमैन की। अब फार्मर अगर अच्छी फसल हुई है तो अगले साल वो और अच्छी करने के लिए अच्छे सीड लगाए, अच्छी इरीगेशन करे, वो सबका तो उस पर पैसा होता नहीं था। ना ही ये ज़मींदार इन्वेस्टमेंट करते थे कि अगले साल प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो। कोई प्रॉफिट आता तो ज़मींदार अपनी जेब में रखता था रेवेन्यू देने के बाद में, ठीक है। तो ज़मींदार की ग्रीड की वजह से वो कभी फार्मर की कंडीशन पे ध्यान ही नहीं देते थे, उन्हें बस अपनी रेंट को कलेक्ट करना होता था। इफ़ नॉट पेड दे वुड लूज राइस, प्रेशराइज द फार्मर बैडली, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि ज़मींदार को भी बहुत गंदा नहीं समझना, गंदे तो थे बट फिर भी फिक्स्ड रेवेन्यू टारगेट होते थे। ब्रिटिशर ने ज़मींदार को बोला है इतना टारगेट कंप्लीट करके आपको इतना पैसा हमें देना है, नहीं दोगे तो तुम्हारी जो ज़मीन है वो किसी और के पास चली जाएगी। इसलिए वो फार्मर को बैडली प्रेशराइज करते थे कि हमें हमारा रेवेन्यू दो। और अगर फार्मर कभी टारगेट पूरा कर लेता था तो उसके बाद भी हमारा एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट नंबर 2 है, क्योंकि कभी भी पैसे को इन्वेस्ट ही नहीं करा गया एग्रीकल्चर में। नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी हमारे यहाँ, पुअर इरिगेशन सिस्टम था, थोड़ा बहुत कैनाल और ट्यूबवेल होते थे, वाटर व्हील होता था, बट अच्छा इरिगेशन सिस्टम नहीं था। बारिश पे ही ज़्यादातर फार्मर डिपेंडेंट रहते थे और कई बार बारिश नहीं आती थी। नो फर्टिलाइजर्स वर यूज, कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होते थे, इसलिए क्रॉप अच्छी नहीं उगती थी, ठीक है, बहुत कम क्रॉप उगती थी। नो इन्वेस्टमेंट इन फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज हो गया, टेरेसिंग हो गया, सॉइल की हेल्थ चेक करना, कुछ भी नहीं करते थे। जैसे कई भी जगहों पे ना सॉइल नमकीन हो जाती है तो उसको डीसेलेनाइज करना होता है, या टेरेस फार्मिंग के लिए आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी नहीं करते थे ये, इसलिए प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। फार्मर मेहनत बहुत करता था बट इतने बड़े खेत पे से, जैसे आज के अगर मैं बताऊँ तो जो खेत उस ज़माने में बोया जाता होगा, ये देखो, जैसे मैंने हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, ये एक खेत है, ये ब्रिटिशर के रूल के दौरान का फार्मर है, ये पूरी मेहनत यहाँ पे कर रहा है बट इसकी खाली 10,000 किलो ही वो मिलेगा, इसको जो है अनाज मिलेगा। यहीं पे अगर आज के समय के या थोड़े ब्रिटिशर के रूल के बाद जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, अच्छे टाइप के सीड ले आए, उसके बाद अगर कोई फार्मर इस खेत पे काम करेगा तो वो कम से कम 50,000 किलो जो है खेत में से गेहूँ निकाल लेगा। यील्ड कहते हैं इस चीज़ को, कि मेहनत उतनी करी और वो दाने होते हैं ना गेहूँ के ऊपर, जैसे ये देखो ये दाने होते हैं, ठीक है, गेहूँ के धान के ऊपर। तो अब अगर कम दाने निकलेंगे तो हमारा नुकसान है ना। तो ज़्यादा दाने कैसे निकलते हैं, जब आप अच्छा सीड यूज़ करोगे, अच्छा फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे। तो वो सब ये कभी इन्वेस्ट नहीं करते थे। थी दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी, कर सकते थे, करते नहीं थे, इसलिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। थर्ड आया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने हमारा कर दिया। कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या हुआ, कैश क्रॉप उगवानी इन्होंने शुरू करी। कैश क्रॉप होती है जैसे रबर का प्लांट हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गई। तुमने आसाम में देखा है कितने चाय पत्ती के खेत हैं, तो वो क्या है, वो बड़े बड़े प्लांटेशन होते थे, वहाँ लोग काम करते थे और वो बिकती थी, ठीक है। तो वैसे तो अच्छी बात है, कैश क्रॉप आएगी, पैसा कमाया जाएगा। तो अमीर फार्मर्स तो कमर्शियलाइजेशन से अमीर हो गए, कुछ फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ, बट कैश क्रॉप उगाने के चक्कर में ब्रिटिशर्स का पूरा ध्यान होता था, चाय उगवा लो इनसे, रबड़ उगवा लो, कॉफ़ी उगवा लो, और इसको बेचते थे ये लोग बाहर ले जाके। अपने यहाँ खुद ही ने चाय पीने का बहुत शौक था, अपने यहाँ भी बहुत लेके जाते थे। तो इससे हमारी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये बाकी चीज़ों पे ध्यान, इंडिगो भी उगवाते थे, याद है इंडिगो चैप्टर पढ़ा हमने 12वीं में, महात्मा गांधी जी वाला, वो डाई के लिए। तो इसको हम कैश क्रॉप कहते हैं कि जिसकी बाहर के मार्केट में बहुत वैल्यू हो। तो इन्होंने वो हमारे यहाँ ज़्यादा उगवानी शुरू करी, कॉटन, जूट, इंडिगो और कॉफ़ी, रबर, टी, ये सब उगवानी इन्होंने शुरू करी। एंड उसके बाद भी हमारे फार्मर पुअर रहे, क्यों, क्योंकि जो रियल क्रॉप होती है, फल सब्जी वगैरह जो है, उस पर तो ये ध्यान देते ही नहीं थे, और जो प्रॉफिट भी होता था वो ये सब अपने पास रखते थे। सिर्फ कुछ अमीर फार्मर्स थे, कुछ 1% हमारा था फार्मर्स का जो अमीर था। और ये कैश क्रॉप पे फोकस करने के चक्कर में जो रियल क्रॉप होती है, जिससे फूड सफिशिएंसी आएगी कंट्री के अंदर, जो रियल अनाज है, गेहूँ हो गया, आटा हो गया, हमारा दालें जो होती है, राइस जो होता है, उन पे ये ध्यान ही नहीं देते थे। सब टाइम कैश क्रॉप आप करे जा रहे हो तो भूखा मर जाएगा देश, तो अगर तुम खाली कैश क्रॉप पे ध्यान देते रहोगे और इन पे नहीं दोगे। यही करा ब्रिटिशर्स ने। एंड स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें तो वो तो बेचारे टेनेंट्स थे। क्या टेनेंट्स कैसे हुए स्मॉल फार्मर, उन पे तो ज़मीन ही नहीं थी ना भाई साहब, अपनी सारी ज़मीनें किसकी थी, ब्रिटिशर की। ब्रिटिशर ने दी ज़मींदार को, ज़मींदार ने दी फार्मर को, किस पे, किराए पे दी थी। ये जो फार्मर उगाता था फसल और फिर रेवेन्यू देता था ना, उस फार्मर को हम टेनेंट कहते थे, कि हमने तुम्हें किराए पे दिया अपना खेत, इस पे उगाओ फसल, प्रॉफिट है तो रख लो, नहीं हुआ तो नहीं रखो, हमें तो रेवेन्यू अपना चाहिए। शेयर क्रॉपर्स एंड स्मॉल फार्मर्स, सबकी हालत बहुत ख़राब थी। उन पे ना ही पैसा होता था, ना ही अच्छे टूल होते थे, ना ही कोई इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब होता है सरकार का मदद करना, जैसे एक सरकार लोन दे दे कि ठीक है इस साल तुम्हारी फसल खराब होगी, लोन ले लो, अगले बार का आप अपना, अगली बार अब दोबारा अपना अच्छी सी फसल आ जाएगी, ये करो प्रे। कुडन इन्वेस्ट इन लैंड और चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, कुछ भी फार्मर नहीं कर पाता था, पैसा ही नहीं है तो कहाँ से अच्छे इनपुट ले आए कि अच्छा फर्टिलाइजर ले आए, ये सब कर ले, वो कर ही नहीं पाते थे। ये प्रॉब्लम थी हमारे एग्रीकल्चर की। तो कंक्लूजन क्या हुआ, इंडिया का एग्रीकल्चर रिमेन रहा बैकवर्ड अंडर ब्रिटिश रूल। फार्मर को एक्सप्लॉइट करते थे, ज़मींदार केयरलेस थे, एंड ब्रिटिशर टू कॉल द बेनिफिट। इंडिया सफर्ड स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन।
कंडीशन। तो ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया। अगर आपने एग्जाम में ऐसे आंसर लिख दिया ना, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जमींदारी, सेकंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा कमर्शियलाइजेशन, फोर्थ स्मॉल फार्मर्स परेशान थे, ये लिख दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर समझ में गया, एग्रीकल्चर तो खराब इन्होंने कर ही दिया था। अब बात करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज की। कौन सा टॉपिक आया, 1.4 इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब हम ये बात करते हैं। तो इंडिया की वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज थी, मैंने आपको बता दिया था, कॉटन, सिल्क, मेटल वगैरह हमारा बहुत बिकता था। बट अंडर द ब्रिटिशर रूल ये भी कोलैप्स हो गया, इन्होंने इसको भी तहस नहस कर दिया, वो मलमल खास वो भी नहीं बिकने दिया इन्होंने हमारा। बट इंस्टेड सेटिंग अप मॉडर्न इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स ब्लॉक देम, और इन्होंने, चलो मैंने कहा ये हमारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी इन्हें बंद करा दिया, तो कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगवा दो, वो भी नहीं करी। बिल्कुल हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगने ही नहीं दी इन्होंने। वाई? क्योंकि अगर इंडस्ट्री लग गई तो कंट्री अमीर, अगर हम अमीर हो जाते तो हम इन्हें कहते चलो भागो यहाँ से, तो वो तो इन्हें चाहिए नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल बहुत सारा, रबड़ हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, कोई भी टाइप का रॉ मटेरियल हो गया, सब कुछ इन्होंने अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमारी कंट्री से सारा रॉ मटेरियल बाहर जाता था और इनकी कंट्री में ये बनाते थे इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इन्होंने अपने यहाँ लगाई और वहाँ से फाइनल प्रोडक्ट बना के हमारे यहाँ ला के बेचते थे। ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, तभी मैंने ये स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने की क्या स्ट्रैटेजी थी एंड वाई डिड दे डू दिस, क्यों उन्होंने ऐसा करा? तो इन्होंने इंडिया को बना दिया था रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, बाहर बेचेंगे हम वो। इंडिया को रॉ कॉटन, जूट, इंडिगो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्रिटिशर की फैक्ट्री को भेजना होता था। इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किसको जाता था? ब्रिटिश को ही जाता था। एंड देन हम ब्रिटिश गुड के लार्जेस्ट मार्केट थे। ब्रिटिश से फिनिश गुड जैसे कि क्लोथ हो गया, मेटल के गुड्स हो गए, जैसे आप सोचो ये आयरन ओर भी हमारे यहाँ से, आयरन ओर तो हमारे यहाँ कितनी मायने थी, सब निकाल के ले जाते थे, फिर वहाँ अपनी फैक्ट्रियों में बनाएंगे, बर्तन हो गए, कुछ भी चीज़ें हो गई, रेडियो हो गया, कुछ भी हो गया ना, वॉट एवर इट इज़, हर चीज़ में लगता है मेटल, गाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो, वो सब अपने यहाँ बनाएंगे और वो लाके हमारे यहाँ पे बेचेंगे। तो प्रॉफिट किसका हुआ? इन्हीं का प्रॉफिट हुआ। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सस्ते रेटों पे लेके गए, फिनिश रोड हमारे यहाँ लाके बेच दिया करते थे। एक कस्टमर होना भी तो बहुत बड़ी बात है कि आपसे कोई चीज़ कोई खरीद रहा है, तो कस्टमर यहाँ बैठी थी इंडिया की पॉपुलेशन पूरी की पूरी, तो ये चीप मशीन गुड को हमारे यहाँ लाके बेचते थे और इससे इंडिया का मार्केट डिस्ट्रॉय हो गया। हम बन गए बोथ सप्लायर एंड कस्टमर फॉर ब्रिटेन इन टोटल इकोनॉमिक कंट्रोल। हम इनके सप्लायर भी थे और हम इनके कस्टमर भी बन चुके थे। अब इसका व्हाट वाज द इम्पैक्ट? मैं कह रही, तुम कहोगे दीदी कोई बात नहीं, रॉ मटेरियल तो खरीदते ही थे ना हमारे से, वापस लाके सामान बेच रहे थे तो क्या हो गया? हमारे से खरीदते थे ना रॉ मटेरियल, तो भैया इससे हमारी कंट्री में तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। हमारे यहाँ जिन लोगों को कॉटन का कपड़ा बनाना आता था उनका तो कोई कपड़ा खरीदता ही नहीं था क्योंकि ब्रिटिश की फैक्ट्री वाला सस्ता होता था। तो आर्टिसन, वीवर्स, क्राफ्टमैन्स की जॉब ही चली गई क्योंकि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री बची नहीं थी जहाँ पे जाके लोग काम करें, और जो लोग काम करके चीज़ें बनाते भी थे तो कोई खरीदता नहीं था क्योंकि वो ब्रिटिश के गुड्स से ज़्यादा महंगे पड़ते थे। नो मॉडर्न इंडस्ट्री केम अप, कोई नई इंडस्ट्री भी इन्होंने नहीं लगाई कि जैसे कुछ इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगा लो, जूट की, चलो जूट मिल तो इन्होंने लगाई, कि कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, खाने पीने की लगा लो, एग्रो बेस्ड या कुछ और लगा लो, कुछ नहीं लगने देते थे। इंडिया मार्केट में फिल थे ब्रिटिश चीप गुड्स, यानी कि ब्रिटिशर की फैक्ट्रियों में बने हुए चीप गुड्स। नाउ ब्रिटिश रूइंड इंडियन हैंडक्राफ्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने ना बहुत चालूपंथी से खोखला करा हमें। पहले हमारा वो कारीगरी जो ब्रिटिश जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था, पहले उसे डिस्ट्रॉय करा। फिर इन्होंने हमारी कंट्री में इंडस्ट्री लगने ही नहीं दी, कोशिश करते थे हम लोग लगाएं, नहीं लगने दी। तो इंडिया को इन्होंने पूरा का पूरा एक मार्केट बना दिया था अपने लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले तो इन्होंने ऐसे ही हमारी कंट्री में रखा, देन धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे हुई, बट वो बहुत लेट हुई, ठीक है। धीरे धीरे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ब्रिटिश रूल में भी लगनी शुरू हुई। दैट वाज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी क्या होती है अगर तुम्हें ना पता हो तो, और 19th सेंचुरी मतलब होता है 1801 से 1900, इसको हम कहेंगे 19th सेंचुरी। 20th सेंचुरी क्या होगी? 1901 से और 2000 तक, इसको हम कहेंगे 20th सेंचुरी। अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो वो होगी 2000 से 2001 से अब आगे जितना भी हमारा जाएगा, ठीक है। तो 19th सेंचुरी मतलब हुआ 1801 से 1900 तक। तो इसके मिड में, यानी कि इसके मिडल अगर हम बात करें, तब जाके इंडिया के अंदर थोड़ी बहुत जो है क्या होनी शुरू हुई,
मॉडर्न इंडस्ट्री लगनी शुरू होती है। तो मिड ऑफ 19th सेंचुरी में, यानी कि आप मान लो 1845 1850, इसके बाद थोड़ी बहुत इंडस्ट्री इंडिया में लगती है और वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती हैं। इंडिया के अंदर कॉटन टेक्सटाइल और जूट टेक्सटाइल का बढ़ावा मिलता है इस दौरान, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पे लगती हैं? वेस्टर्न इंडिया में, यहाँ पे मुंबई है ना, महाराष्ट्र है वहाँ पे, और गुजरात के अंदर, और ये रन करते थे इंडियंस। 1 मार्क का क्वेश्चन याद रख लो। तो क्या किस चीज़ की इंडस्ट्री बनी थी? जो मैंने आपको कहा है 1815 के बाद से 1850 के बाद से किसकी इंडस्ट्रीज लगी थी? 2 टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आई थी, वो थी कॉटन की और जूट की। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो महाराष्ट्र में थी ज़्यादातर और गुजरात में थी, और वो जो है कौन ओन करता था? वो इंडियंस ओन करते थे। तो चलो अच्छी बात है। और जो जूट वाली थी वो मोस्टली थी बंगाल में। अब हमारी वो बहुत सारी जूट मिल ना बांग्लादेश में चली गई थी आफ्टर द पार्टीशन, और वो कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये बात हो गई 19th सेंचुरी की। अब आते हैं 20th सेंचुरी पे, यानी कि 1901 से आगे जो पीरियड हमारा 2000 का रहा। इस बीच में हमारे यहाँ पे फाइनली एक स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट होती है बाय जमशेदजी टाटा, हमारा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तब हमारे यहाँ शुरू होती है 1907 में जाके। उससे पहले हमारे इंडस्ट्री लगने ही नहीं देते थे। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, थोड़े थोड़े ना इन्होंने मतलब लीनियंसी दिखानी हमारे पे तब शुरू करी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे यहाँ से ये बहुत पैसा लेते थे, बहुत सोल्जर्स जाते थे इंडिया से। तो हमने इनकी बहुत मतलब अगर ये वर्ल्ड वॉर 2 जीते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से ही जीते, क्योंकि हमने भी इनकी बहुत मदद करती, इंडिया से पैसा लेना, इंडिया के सोल्जर्स जाने। तो इसलिए थोड़ी बहुत लीनियंसी तब इन्होंने हमारे पे दिखानी शुरू करी थी। उसके बाद शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री तब इंडिया में जाके लगी। 1945 में हुआ है गाइस वर्ल्ड वॉर 2 तो हमारा खत्म। तो समझ लो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 इसके बाद जाके हमारी लगी। फिर तो हमें आज़ादी मिल गई थी थोड़े समय में, तब जाके हमारे यहाँ चीनी बनने की इंडस्ट्री, सीमेंट की, पेपर की। उससे पहले सीमेंट पेपर कहाँ से आता होगा? सोचो, ब्रिटेन से आता था। हम इनके कस्टमर थे, खाली कॉटन के कपड़े ही थोड़ी खरीदते थे, सब कुछ इनसे खरीदा जाता था। तो दिस इज़ हाउ दे प्रैक्टिकली एंड वेरी इंटेलिजेंटली हमारी इंडस्ट्री इन्होंने ख़राब करी, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी हमारी कंट्री के अंदर कि हमारे यहाँ कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं लगी। कैपिटल गुड्स एंड हमारा जो है पूरा अपने नेशनल इनकम में पड़ा है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? वो मशीन्स या वो गुड्स जो दूसरे गुड्स बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये पेन है, तो ये पेन बनने के लिए एक मशीन लगी होगी जिससे ये पेन बना होगा। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है तो उसको वही मशीनों पे बनते हैं। या मैं कह रही हूँ एक चिप्स का पैकेट भी पैक होता है, तो आपने देखा है वो हिस्ट्री टीवी पे शोज़ दिखाते थे, बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ मशीनों में बना होता है। तो वो जो मशीन है, वो मशीन, रेडियो है तो रेडियो बनने के लिए भी कुछ मशीन चाहिए होगी ना, कुछ भी बनने के लिए। तो वो मशीनरी जो होती है, जो कैपिटल गुड होते हैं, उसकी कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे, उसकी सारी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख दो, नेशनल इनकम में हमने पढ़ रखा है। तो वो वाले हमारी कोई थी ही नहीं। सो नो बेस फॉर रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब तक आपके यहाँ कैपिटल गुड की इंडस्ट्री नहीं है तब तक रियल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं माना जाता। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मॉडर्न इंडस्ट्री इतनी बढ़िया नहीं लगी जो इसे रिप्लेस कर पाए, एंड इस वजह से हमारा जीडीपी काफ़ी लो रहा, ठीक। अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट की। क्या अब देखो कई कंट्रियों में, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो एक कंट्री हुआ करती थी सोवियत यूनियन। जब रशिया था ना, रशिया जो अभी है, रशिया के साथ और बहुत सारी कंट्री है, सोवियत यूनियन होता था। इनके यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री अलाउड नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट ही अपनी इंडस्ट्री लगाती थी। हर चीज़ की इंडस्ट्री गवर्नमेंट लगाती थी। तो ठीक है, तुम ब्रिटेन में कोई इंडस्ट्री लगने नहीं देते थे नॉर्मल लोगों को, तो खुद कुछ इंडस्ट्री लगाते थे? नहीं, गवर्नमेंट भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाती थी। मतलब ब्रिटेन की सरकार हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं बनाती थी। सिर्फ हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री इन्होंने बनाई थी वो थी रेलवेज। मोनोपोली कंट्रोल इन्हीं का था उस पर। आज तक हमारा गवर्नमेंट का ये मोनोपोली कंट्रोल रेलवेज पे। रेलवेज का इन्होंने बहुत हमारे यहाँ तरक्की करवाई, वो भी क्यों थी अभी आगे बता दूंगी। पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनवाना शुरू करवाया। पोर्ट्स जो है वहाँ पे काम चलता था। पोर्ट्स क्या हुए? समुद्र का किनारा जहाँ से एक्सपोर्ट होते थे गुड्स हमारे, और इनके यहाँ से सामान आते थे। और कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत ध्यान इन्होंने इस पर दिया, और यही सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आता था। वरना आयरन एंड स्टील करते अपने अंडर में या कुछ और करते अपने अंडर में और हमारे यहाँ फ्लरिश करते नहीं। कुछ भी फ्लरिश इन्होंने हमारे यहाँ नहीं होने दिया। अब आते हैं गाइस हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड कैसा चलता था? तो ट्रेड मतलब क्या हुआ? सामान का बिकना। तो मैंने बताया था रॉ मटेरियल इनको बेच देते थे हम। बेचना मतलब हो गया एक्सपोर्ट करते थे। और जो वो होता था ना
फिनिश गुड जो होता था, यानी कि उसको हम इम्पोर्ट इनसे करवाते थे, वो हम इनसे खरीद लेते थे। तो यही हमारा स्ट्रक्चर था बेसिकली। तो इंडिया वॉज अ मेजर ट्रेडिंग नेशन इन द एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से हमारा बाजार जो होता था ना इंडिया का, या हमारा जो मार्केट होता था, वहाँ पे चाइनीज़ ट्रैवलर आप कहो, मोरक्को से ट्रैवलर आप कहो, पूरे वर्ल्ड से हमारे यहाँ स्पाइसेस हो गई, गहने हो गए, प्रेशियस स्टोन हो गए, लेने लोग आते ही रहते थे। यानी कि इतने पुराने ज़माने से राजा महाराजाओं के टाइम से हमारे यहाँ हर किसी की नज़र होती थी इंडिया चलते हैं, यहाँ से बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद के लाएंगे। तो ट्रेड तो हम करते थे। मैं हिस्ट्री में पढ़ाती हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब हम ट्रेड करते थे। वो जो KGF की गोल्ड माइन का गोल्ड हो गया हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड करते थे, मेसोपोटामियन एम्पायर, अगर तुम्हें पता हो इन एम्पायर्स के बारे में, तो उनसे ट्रेड करते थे। तो एंशिएंट टाइम से हम मशहूर थे ट्रेड करने के लिए। बट ब्रिटिशर्स ने हमारे वो जितने भी ट्रेड स्ट्रक्चर थे उन्हें तोड़ दिया। मतलब तुम सोचो, हमारी जिन लोगों से फ्रेंडशिप थी ना, जिनसे हम ट्रेड करते थे, उनसे तो मना करवा दिया, बस खुद से ट्रेड करवाना इन्होंने हमारा शुरू करा दिया। इन्होंने हमारे ट्रेड स्ट्रक्चर को ड्रास्टिकली चेंज करा। इन्होंने हमें प्राइमरी एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट। ये वन मार्कर में याद रख लो, ये हमारे से खरीद लेते थे, ये हम बेच दिया करते थे बाहर। और बिकेम हो गए हम, मतलब कि हम बन गए इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूलन के क्लोथ्स। ठीक है, वूल हमारे से लेके गए, स्वेटर इन्होंने बना के दी। अगर अपनी कंट्री में स्वेटर बनेगी, आप खुद सोचो, ठीक है, अगर ये वूल हमारी कंट्री में ही रही तो एक इंडस्ट्री लगा दो, यहाँ पे स्वेटर बनेगी, तो यहाँ पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना, कि वो यहाँ काम करेंगे। फिर वो स्वेटर इंडिया में ही बनी और इंडिया के ही एक लड़के ने खरीद के पहन ली। तो जब वो बिकी तो उसका प्रॉफिट ये इंडिया की इंडस्ट्री वाले को हुआ, तो पैसा तो हमारी कंट्री में ही रहा ना। अब ये लोग क्या करते थे, वूल ले गए बाहर। अब वो जो है स्वेटर किसने बनाई, किसी ब्रिटेन के आदमी ने, ठीक है, और ला के बेच दी इस लड़के को। अब इसने पैसा पे करा और जो प्रॉफिट हुआ तो वो हमारे देश से बाहर ब्रिटेन का हुआ ना। प्रॉब्लम वॉज दिस, इसीलिए ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगने नहीं देते थे, क्योंकि हमारे अगर इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारे होगी। देखो इनके एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हुई उससे। अगर हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगती तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती, पैसा भी कंट्री का कंट्री में रहता। तभी इंडस्ट्री नहीं लगने दी, एग्रीकल्चर फिर भी होने देते थे कि तभी तो रॉ मटेरियल निकलेगा हमारे यहाँ से। तब ये इनकी पूरी स्ट्रेटेजी थी। ऑल व ब्रिटिश मेड इंडस्ट्रियल गुड्स डन। क्या हम स्वेटर बनाने की इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे। बाद में लगी ना मॉडर्न कॉटन, जूट, टेक्सटाइल मिल, बहुत बाद में जाके वो भी इन्होंने हमारी लगने दी। अभी ब्रिटिश का मोनोपोली कंट्रोल होता था ट्रेड के ऊपर, इन्हीं की वजह से ट्रेड होता था हमारा। मतलब अगर हम चाहे कि अगर हमारी रॉ कॉटन है, मैं कह रही हूँ ब्रिटिशर भी खरीद रहा है हमारे से, ठीक है, और उधर हमारे से कोई और कंट्री आई, जैसे चाइना आ गया खरीदने, तो ये क्या करेंगे, चाइना अगर हमारे को महंगे रेट पे भी कह रहा है मैं तुम्हारे से कॉटन खरीद लूँगा इंडिया, तो ये उसको बेचने नहीं देते थे हमें, कहते थे नहीं हम खरीदेंगे तुम्हारे से, और हमें बहुत सस्ते रेटों पे हमारे से ये चीज़ें खरीदते थे। तो इवन दो अगर उसमें ही हम कमाई कर लेते एक्सपोर्ट करके ही, सोचो मैं कह रही हूँ अमेरिका आ गया हमारे से कुछ खरीदने कि भैया ठीक है मुझे कॉटन बेच दे तू इंडिया, तो वो अगर कह रहा है मैं ज़्यादा पैसों पे दूंगा, तो नहीं, ये खुद अपने पास सब कुछ हमारा खरीद लेते थे बहुत कम रेट पे। तो ऐसे इन्होंने हमारे को खोखला करा था। तो ब्रिटेन कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया का फॉरेन ट्रेड। रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो है बस हमारा लिमिटेड रहता था। अगर हम ब्रिटेन के अलावा किसी के साथ ट्रेड करते तो वो था चाइना, करते थे चाइना के साथ, सिलोन यानी कि श्रीलंका, और पर्शिया यानी कि ईरान के साथ ही हमारे ट्रेड लिंक्स थे। फिर इन्होंने और चालूबंदी करी और इन्होंने बना दिया सुएज कैनाल। अभी आपको दिखाऊंगी सुएज कैनाल क्या है। पहले अगर मैं ट्रेड भी रॉ मटेरियल अगर यूरोप तक ले जाना है ना, तो भैया कैसे जाएगा, देयर विल बी अ शिप नियर, यहाँ हमारा महाराष्ट्र का पोर्ट का हो या अपना केरला का पोर्ट का हो, कहीं पे भी यहाँ पे हमारा शिप होगा। ये जैसे मैं इंडिया कह रही हूँ ना, तो यहाँ पे कोई समुद्री तट पे ये जो है एक शिप के अंदर सारी रॉ कॉटन को लोड कर देंगे। फिर इन्हें इसे यहाँ ले जाना है इनका ब्रिटेन तक, ठीक है, ब्रिटेन तक ले जाना है तो बहुत खर्चा होता है ना सी रूट का। तो इतने चालू थे ये, इन्होंने एक छोटा रास्ता निकाल लिया था, इसको हम कहते हैं सुएज कैनाल। फोटो में देख लो, इन्होंने एक छोटा रास्ता निकाल लिया इंडिया तक आने का, कि ज़्यादा कम पेट्रोल लगेगा, कम प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कम पैसा लगेगा, जल्दी इंडिया हम पहुंच जाएंगे। तो सुएज कैनाल बनने के बाद जब रास्ता कम हो गया तो और चीज़ें हमारे यहाँ से जाने लगी, और चीज़ें इनके यहाँ से हमारे यहाँ बिकने आने लग गई। डन। अब एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या हुआ, यानी कि अब जब मैं कह रही हूँ, तुमने अभी तक लग रहा होगा ना दीदी बीओपी में तो हमने पढ़ा है एक्सपोर्ट करने से बहुत अच्छा होता है, तुम ही को पढ़े हो, पता है ना बीओपी में हमने पढ़ा है जितना पैसा कंट्री, जितनी गुड्स हम बेचेंगे बाहर वाले लोगों को तो उतना हमारी कंट्री में पैसा आएगा। बीओपी में हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हुआ और अगर इम्पोर्ट कम है
ठीक है। तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब कि हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो जाएगा, हमारे यहाँ पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था, बहुत सारा पैसा इंडिया में आता था। बट वो उस पैसे को भी ये हमारे को रखने नहीं देते थे, उस पैसे को ये यूज़ कर लिया करते थे। कैसे करते थे? इनडायरेक्टली कहते थे इसको तो ना हमने जो पैसा कमाया था उसको सैलरी दे दी, यहाँ जो हमारे ब्रिटेन के एम्प्लॉय तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हैं सैलरी दिखा देते थे, कहते थे वॉर हो रहा है ना, वॉर में खर्चा हो गया। यानी कि हमारे पैसे को जो हमसे कमाया है इन्होंने, जो हमारे यहाँ पे आया है हमारी रॉ कॉटन बेच के, उससे ये नहीं कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा दो या हमारे यहाँ सड़कें अच्छी बना दो या हमारे फार्मर को पैसा दे दो अच्छा एग्रीकल्चर करे, नहीं, वो तो हमने सैलरी में दे दिया, उसे रीएम्बर्समेंट्स कहते हैं। वो तो जी सैलरी में लग गया, वो तो वॉर चल रहा है ना जी, तो वो वहाँ चला गया। तो सारे का सारा हमारा जो पैसा भी होता था वो भी ये लोग यूज़ कर लिया करते थे। देखो, तो बेसिक गुड्स लाइक फूड ग्रेन क्लोथ्स केरोसिन बिकेम स्केर्स इन इंडियन मार्केट, नो इनफ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर केम इन रिटर्न। तो हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। अब ये गलत भी था गाइस एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल जैसे आटा दाल चावल वगैरह सब कुछ हम क्या करते थे एक्सपोर्ट करते थे। तो फूड ग्रेन आटे दाल चावल की भी इंडिया में कमी होगी, सोचो आप इतना उगा रहे हैं बट ये बाहर बेच रहे हैं, हमारी कंट्री में छोड़ ही नहीं रहे। फिर क्लोथ्स की भी कमी होती थी हमारे यहाँ पे, और केरोसिन ऑयल की कमी हो गई क्योंकि ऑयल ग्रेन्स वगैरह भी वो सब चीज़ें भी ये सारी एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये सब स्कैर्स हो गया हमारे इंडियन मार्केट में। चलो ठीक है, बहुत कुछ बेच दिया, आप जब बेचोगे तो एक्सपोर्ट सरप्लस होगा, वापसी में गोल्ड और सिल्वर आए ना रिटर्न में, यानी कि आज हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं उसको, डॉलर्स आए, उस ज़माने में आप कह लो गोल्ड और सिल्वर आए, तो वापसी में पैसा तो है हमारे पास में, उसे हम कंट्री में यूज़ कर ले, नहीं। तो जो पैसा आता था उसको गवर्नमेंट दिखाती थी कि खर्चे में निकल गया सारा पैसा, या तो ब्रिटेन वॉर में चला गया वो पैसा, या फिर हमारा जो है जो वो है सैलरी वगैरह देने के अंदर इसमें आती है रीइंबर्समेंट, सैलरी देने के अंदर, या इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम कौन सी होती है? सर्विसेज। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ब्रिटेन के इतने लोग तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमने उनको सैलरी दे दी। इस सब चीज़ों में ये हमारा सारा पैसा दिखा देते थे। तो फुल इम्पैक्ट क्या हुआ? ह्यूज ड्रेन हो गया हमारी इंडिया की वेल्थ की, और हम एक टूल बन चुके थे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के, अपनी मर्जी से हमें पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो स्विस कैनाल का मैंने आपको बता दिया, ये एक मैन मेड वाटर वे है, नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट से क्रॉस करता हुआ, ठीक है। ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को, मैप देख लो समझ में आ जाएगा। ये डायरेक्ट सी रूट प्रोवाइड करता है यूरोप से अमेरिका के बीच में, और साउथ एशिया ईस्ट अफ्रीका एंड ओशियनिया के बीच में, ठीक है। तो आप मतलब मैप में देख लो समझ में आ जाएगा। कब खुला था हमारा ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1869 स्विस कैनाल, ऐसे याद कर लो। और इसने बहुत ज़्यादा टाइम और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिड्यूस कर दिया था। इससे ब्रिटिशर्स इंडिया की मार्केट को, हमारे रॉ मटेरियल को ज़्यादा आसानी से लेके जा पाए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्री की पॉपुलेशन कैसी थी। तुम सुनते हो ना भाई इंडिया की पॉपुलेशन तो इतनी ज़्यादा थी, लेकिन इनके ज़माने में हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं थी। ये सोचो आप, ऐसी हालत थी हमारी कंट्री की। तो हमारा पहला सेंसस होता है 1881 में, और उसके बाद से कंटिन्यूसली हमारे यहाँ सेंसस होते हैं। वो देखे तो अंकल आंटी आते हैं, हम कहते हैं मम्मी देखो कौन आया है, फिर वो आके पूछते हैं आपके भाई है बहन है, वो पूरा लिखवाते हैं। अभी 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो अब दोबारा होगा, ठीक है। 21 वाला हुआ था या नहीं, कोरोना था ना तब, तो अभी देख पता चलेगा, सर्च करो, मैं भूल गई। तो सेंसस होता है हमारा, और उसमें लिखा जाता है कौन कौन लोग हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। तो वो इन्होंने 1881 में हमारा कराया था, हर 10 साल बाद ये करवाया जाता है, ठीक है। इससे जो है डेटा रिवील हमारा पता चला कि हमारी पॉपुलेशन अनइवन है, यानी कि तरीके से नहीं बढ़ी, और स्टैग्नेट मतलब पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ रही थी हमारी। बिफोर 1921 हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होती है? तो अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो तुम्हें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पता होगी, मैं वो भी पढ़ाती हूँ ज्योग्राफी में। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऐसी होती है कि एक समय जिसमें ना फर्स्ट फेज में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। तो 1921 से पहले हम लोग फर्स्ट स्टेज में थे, यानी कि पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और आफ्टर 1921 हमारी ग्रोथ हुई, बट वो भी लो थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ज्योग्राफी का पूरा याद आपको नहीं रखना है, ये 2 लाइन आपको याद रख लो। अब लिटरेसी की अगर हम बात करें तो बहुत लो लिटरेसी थी। ओवरऑल लिटरेसी रेट था हमारा बिलो 16%, और फीमेल लिटरेसी तो बहुत ही कम थी, 7%। लर्न करना है आपको ये। पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें तो बहुत लिमिटेड पब्लिक हेल्थ, यानी कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट के बनाए में बिल्कुल भी नहीं थी। वाटर बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस बहुत डेडली होती थी, यानी कि अगर ऐसा होता था किसी को
वो एक बीमारी होती थी क्लोरिया, वो हो गई, या वो कहते थे टीबी हो गया किसी को, तो वो मर ही जाएगा, इलाज ही नहीं थे कंट्री के अंदर, ठीक है। मॉर्टिलिटी रेट वर एक्सट्रीमली हाई। मॉर्टिलिटी रेट मतलब क्या, मरने का रेट। मॉर्टिलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट को, वो बहुत ज़्यादा हाई था। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट यानी कि छोटे बेबी का, 1 साल होने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। और जो छोटा बेबी होता है उसकी बहुत केयर करनी होती है, उसे जुकाम लग जाएगा, उसे जो है बच्चों का पेट खराब हो जाएगा, तो उनकी बहुत केयर करनी होती है, एक मासूम जान है वो। तो 1 साल से पहले वो अगर बीमार पड़े और उन्हें सही इलाज ना मिले तो वो मर जाएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा था। 1000 बेबीज़ में से आप मान लो 218 बेबी तो मरते ही मरते थे। आज के समय पे वो रेट 28 है लगभग। अभी उस ज़माने में क्या था कि अगर 1000 बेबी हैं तो उसमें से 218 बेबीज़ की तो डेथ होती ही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान कब तक जीता है इंडिया का, वो इतना कम था कि तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकले। 32 साल, अभी 32 साल में हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं अभी तो हम जवान हुए हैं, तब 32 साल तक ही लोग जी पाते थे ज़्यादातर। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 32 साल के बाद लोग मर जाया करते थे। इतना घटिया हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम था कि बीमारी लगी मर गया, अच्छा खाना पीना नहीं है, नरिशमेंट नहीं है, मर गए। ऐसा था हमारा सिस्टम पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। आज के तारीख में वो 69 ईयर से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लास्ट में अगर हम बात करें पॉवर्टी की, तो उसकी तो एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, ऑब्वियसली पॉवर्टी में ही हमारी कंट्री थी। तो ये था हमारा डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफी में लिटरेसी याद रखनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जो है हमारा डेथ रेट बेबीज़ का और नॉर्मल लोगों का, ये चारों 1 मार्कर के लिए आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व है यानी कि एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी में कितने और टेरिटरी में कितने, इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा एग्रीकल्चर में ही था ऑब्वियसली। 70 से 75% एग्रीकल्चर में थे, उससे भी पर कोई जीडीपी नहीं आता था, स्टैगनेट था वो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बस 10% थे और 15 से 20% सर्विस सेक्टर में थे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन और जो वो होता है हमारा कम्युनिकेशन में। रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की वजह से बढ़ गई थी, यानी कि जैसे रीजनल वेरिएशन होता है कि एक स्टेट में तो तरक्की हो गई, जैसे स्टेट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तो भैया महाराष्ट्र गुजरात में तो बहुत तरक्की हो गई, बिहार में हुई नहीं। पंजाब और यूपी में तरक्की हो गई, वेस्ट बंगाल में नहीं हुई। तो मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसे होते हैं रीजनल वेरिएशन कि एक जगह तरक्की हुई दूसरी जगह नहीं हुई। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल, यहाँ तरक्की हुई क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री लगी थी ना कॉटन जूट वाली, तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, वहाँ हो गई तरक्की। बट सॉ अ डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। तो ये जो था ना, यहाँ पे तरक्की हुई, यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हुई, जब इनके इंडस्ट्री लगी तो फार्मर्स ने जॉब छोड़ी, ये इसमें तो कमाई होनी नहीं, चलो भैया जाके फैक्ट्री में काम कर लेते हैं। वर्कफोर्स शिफ्टेड टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड फिर अगर इंडस्ट्री में काम होगा तो ट्रक चलाने वाले भी चाहिए और गाड़ी चलाने वाले भी चाहिए और रिक्शा चलाने वाले भी चाहिए और वो फ़ोन पे बात करने वाले लोग भी चाहिए, तो सर्विस सेक्टर भी ऑब्वियसली, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो रेलवेज में भी लोग जाके जॉब लेंगे, तो वो भी बढ़ने लग गया। तो इस एरिया में मद्रास प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे में और बंगाल में तो तरक्की हुई, और उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस इंक्रीज हो गई ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, तो यहाँ पे सब लोग एग्रीकल्चर ही, उनके पास ऑप्शन बचता था कि भैया खेत है, उसी पे कुछ अनाज वनाज बोलो और उसी से कुछ कमाई करके देख लो, ठीक है। तो दिस वाज आवर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फाइनली चैप्टर एंड होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर की। हम कहते हैं कि इन्होंने हमारे यहाँ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर कराया था ब्रिटिशर्स ने। तो वो कैसे कराया था, पहले तो इंडिया में कच्ची सड़कें ही होती थी, ऑल वेदर रोड्स नहीं होती थी, मिट्टी की सड़क होती थी नॉर्मल सी, बट देन इन्होंने हमारे यहाँ सड़कें बनाई थी। तो रोड्स बिफोर द ब्रिटिशर्स वर नॉट सूटेड फॉर मॉडर्न नीड्स, यानी कि ब्रिटिशर्स से ज़माने से पहले जो हमारे यहाँ सड़कें थी उस पर बुलक कार्ट वगैरह चल सकती थी, बट हमारे जो ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ, इनको तो हमारे यहाँ मिलिट्री का मूवमेंट कराना था, मिलिट्री चलती थी, ट्रांसपोर्ट करना था रॉ मटेरियल, तो ट्रक व्रक चलवाने थे इन्हें हमारी सड़कों के ऊपर, तो इसलिए इन्होंने हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत रोड्स बनवाई थी। हमारे यहाँ सीवियर शॉर्टेज थी ऑल वेदर रोड्स की, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। आज भी नहीं है काफ़ी गाँव में हमारे यहाँ पे सड़कें, तो ऑल वेदर रोड मतलब होती है तो जो बारिश आने में भी खराब ना हो, तो वो रोड्स हमारे यहाँ नहीं थी। दिस वर्सन द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड फेमाइंस, इस वजह से नेचुरल कैलामिटी और फेमाइंस के टाइम पे तो और प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्रिएट होती थी। तो रोड्स हमारे यहाँ ऑब्वियसली नहीं थी ज़्यादा, कुछ जो बनवाई थी वो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए बनाई थी। द न्यू रोड्स वर मेंट फॉर मिलिट्री मूवमेंट और ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल टू रेलवे स्टेशन एंड पोर्ट्स। तो इन्होंने जो हमारे यहाँ रोड नेटवर्क भी बनवाया, तो पता है वो कहाँ का बनवाया, जहाँ पे मिलिट्री की मूवमेंट लगानी है कि भैया मिलिट्री है, क्योंकि हम लोग आंदोलन करते थे ना अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो मिलिट्री इनको बहुत
तगड़ी चाहिए होती थी तब, कैंट्स जैसे इन्होंने बना रखे हैं, तो कैंट की सड़कें इन्होंने बढ़िया बनवाई, जहाँ मिलिट्री मूव करती थी वहाँ की बढ़िया सड़कें इन्होंने बनवाई। और कहाँ की बढ़िया सड़कें बनवाई? उन रास्तों की जहाँ से सामान आना जाना था, जैसे रेलवे स्टेशन है और पोर्ट है, यानी कि जहाँ समुद्र का किनारा होता है ना, जहाँ से कार्गोज में, शिप में सामान लोड होकर जाएगा, उन वाली जगहों की सड़कें इन्होंने बढ़िया कराई। जैसे बॉम्बे की सड़क बढ़िया कराई क्योंकि वहाँ पोर्ट है, उन जगहों की सड़कें इन्होंने बढ़िया करवाई। रेलवेज जहाँ पे थे उसके आसपास की सड़कें इन्होंने बढ़िया, गाँव वगैरह पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया। रेलवेज का इंट्रोडक्शन 1850 में करा था ब्रिटिशर्स ने, और वो भी इसीलिए करा था जिससे कि ये रेलवेज में क्या होता था, जैसे मैंने कहा कोयला है, चावल है, आटा है, दाल है, कुछ भी रॉ मटेरियल है, रेलवेज में मालगाड़ी उसे कहते हैं, बोगीज होती है बड़ी बड़ी, उसमें भर दिया, वहाँ से वो गया पोर्ट पे, समुद्र के किनारे पे, वहाँ से शिप में लोड हुआ सीधा ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन से फाइनल गुड्स आए, यानी कि कपड़े वपड़े बन के आए, वो पोर्ट पे आए, पोर्ट से आए रेलवे मालगाड़ी के अंदर बोगीज में, फिर पूरे इंडिया के अंदर वो बिकने जाएंगे। तो रेलवेज का इंट्रोडक्शन इन्होंने इसलिए कराया। द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिशर्स, तो याद रख लो इसको, कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। इट हैड टू मेजर इफेक्ट, अच्छा हुआ चलो रेलवे बनना हमारे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफ़ी आसान हो गया, लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूर दूर रहते हैं तो जा सकते हैं। एंड रिड्यूस कल्चर, इससे हमारे यहाँ का कल्चर बैरियर रिड्यूस हुआ, इससे हमें फ़ायदा हुआ। पहले क्या था गाइस, ये नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया, ये ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो हमारा इतना कनेक्शन नहीं था, कोई मोबाइल व्हाट्सएप थोड़ी है कि तुम किसी से भी बात कर लोगे, या न्यूज़ चैनल ऐसे हो कि सब इधर उधर की खबरें दिखा रहे हो, नहीं। तो अब क्या हुआ, कल्चरल बैरियर खत्म हो गए, अब दिल्ली के लोग नीचे केरला जा सकते हैं, केरला वाले दिल्ली आसानी से ट्रेन में बैठ के आ जा सकते हैं, तो एक कनेक्टिविटी कंट्री की बढ़ गई थी उससे, ठीक है। प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर विच हार्म विलेज सिविल सफिशिएंसी, बट ट्रेन आने से क्या हुआ, कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, हर किसी ने इंडिगो, जूट, कैश क्रॉप उगानी शुरू कर दी और नॉर्मल वाला अनाज बंद कर दिया, तभी हमारे अनाज की कमी होनी शुरू हो गई। हर कोई चाहता था बट वो वाली कैश क्रॉप उगाओ, वो ब्रिटिशर खरीदेंगे, रेलवेज में ले जाएंगे अपने यहाँ पे, तो उससे अंडरनेथ हमें बहुत गलत इफेक्ट पड़ा। दो एक्सपोर्ट इंक्रीज, द बेनिफिट वेंट टू ब्रिटेन ओनली, नॉट टू इंडियंस। अब इनलैंड वाटरवे एंड सी लेन्स को भी इन्होंने थोड़ा बहुत बिल्ड कराया था। सम कनाल्स वर बिल्ड बट वर अनइकोनॉमिकल, लाइक कोस्ट कनाल इन उड़ीसा, कनाल इन्होंने कुछ बनवाए थे हमारे, बट उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इट फेल ड्यू टू रेलवे कॉम्पिटिशन एंड वॉज लेटर एम्बैंडन्ड, यानी कि कैनाल इसलिए बनाया जाता है कि भैया मतलब आपको समुद्र का एक प्रॉपर रास्ता निकाल दिया कि यहाँ से शिप में बैठा के रॉ मटेरियल ज़्यादा जल्दी एक डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा या ट्रेन से। तो बाद में जो ये कैनाल बनाए थे इसे यूज़ नहीं करा, इसे अबैंडन कर दिया क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा जल्दी पहुँच रहा था और इकोनॉमिकल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोस्टेज सिस्टम और टेलीग्राफ सिस्टम स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन रूल के दौरान, ठीक है। तो उसमें से भी डाक तो चलो बहुत बढ़िया होता था। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था वो बहुत महंगा होता था, नॉर्मल लोग यूज़ नहीं कर सकते थे, और ज़्यादातर यूज़ होता था वो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर के लिए। वो आपने पिक्चर्स में सुना है, दिखाते तार डाल दी, तार डाल दी, टेलीग्राम कर दिया, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो वो बहुत महंगा होता था। एंड जो पोस्टल सिस्टम था वॉज वेरी यूजफुल बट रिमेन इनडेडिकेट फॉर इंडियन नीड्स, कि भाई चिट्ठियाँ लिख लिख के जो है काफ़ी फ़ायदा तो होता था, बट स्टिल उससे हम ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत इकोनॉमिकली फ़ायदा हो गया। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। बट हाँ, हमें जब हमारा जो वो हुआ था, अगर आप हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पोस्टेज होना काफ़ी अच्छा था, आप लेटर्स लिख के भेज सकते हो। हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था उस समय ये सब चीज़ें बहुत काम आई थी हमारे। चलो अब आगे कंक्लूजन अगर हम देखें तो बाय द टाइम इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, हम लोग 200 साल जो है हमारे पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा था। एग्रीकल्चर का अगर नॉर्मल मैं आपको बताऊँ तो सफ़र्ड फ्रॉम सरप्लस लेबर, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर में, और लो प्रोडक्टिविटी थी। इंडस्ट्रीज़ मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी, और जो है इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं था। फॉरेन ट्रेड्स वर फुली अलाइन टू ब्रिटेन, फॉरेन ट्रेड से ब्रिटेन से होता था, बाकी कोई दुनिया की कोई कंट्री नहीं थी। ये चाइना और श्रीलंका और ईरान थोड़ा बहुत उनसे करते थे, बाकी हम किसी से ट्रेड भी नहीं करते थे। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्या क्या ब्रिटेन के रूल के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा डेवलप हुआ था, ये आपको लर्न करना होगा। तो रेलवेज थोड़ी बहुत डेवलप हुई थी हमारी, रोड्स डेवलप करी थी इन्होंने अपनी मतलब के लिए, इनलैंड वाटरवे बनाए थे वो इतने काम नहीं है, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम वर डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। विद दिस गाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, टेक्निकली इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा अगला चैप्टर आएगा वो है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1991, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई 47 में, तो पहले तो गहरी सांस लोगे, 10 मिनट सोचोगे ना तुम, तो पहले तो 2-3 साल हमने सोचा अब अपनी इकोनॉमी कैसे चलाएंगे। 1950 से हमने अपनी इकोनॉमी को पूरे अच्छे से चलाना शुरू करा हमारे लीडर्स ने, और 1991 तक एक मॉडल हमने अपनी इकोनॉमी का चलाया, वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अब तुम सोच रहे हो ना कि जब ब्रिटिशर चले गए
फिर हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे संभाला, तो वो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा सेकंड चैप्टर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप जाके मैक्रो भी पढ़नी शुरू कर सकते हो। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इधर योर कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल, इस चैप्टर के क्वेश्चन और तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी, यहाँ से इतने एमसीक्यूज आएंगे ना सीयूईटी में, वो आज ही करवा दूंगी मैं आपकी। तो गो एंड सब्सक्राइब टू माय सेकंड चैनल। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।